तो आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। हमने पीछे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देख लिया, उसके बाद हमने प्रियम्बल और सेकुलरिज्म देख लिया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ पर फेडरलिज्म होता क्या है? पहले कोई भी ऐसी टेरिटरी, ठीक है, जहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, और वो गवर्न करती हूँ लोगों को, तो क्या होगा? फेडरलिज्म हो जाएगा। अब इसका ओरिजिन कहाँ से आया है? ओरिजिन इसका है ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो है ना, एंशिएंट टाइम्स में कहाँ पर देखा गया था? किस फॉर्म में देखा गया था? अलायंसेस बिटवीन दी स्टेट्स, मतलब एक साथ कई सारे स्टेट्स मिलके, है ना, मिल जाते थे एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो महाजनपद वाला सीन देखा होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर सारे महाजनपद मिलके एक साथ आ जाते और एक बड़ा स्टेट बना लेते, तो क्या हो जाता? फेडरलिज्म हो जाता। बैकग्राउंड ये पढ़ लेना अपने आप, ठीक है, ये कोई खास चीज़ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है किसकी? फेडरलिज्म की। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। अब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? जब रिटर्न होगा कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड होगा कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेनिटी होगी किसकी? अमेंडिंग बॉडी की, जो कि भारत में क्या है? लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। अब हमें देखना है जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर है ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की हैं। अमेरिकन मेथड में अलग है, कैनेडियन में अलग है, इंडियन मेथड में अलग है। पहले अमेरिकन मेथड देखते हैं। वहाँ पर जो है पावर्स जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न डाउन है, और जो रेजिडोरी पावर है वो प्रोविंसेस को दी गई है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर सेंटर जो है वीक है थोड़ा, और प्रोविंसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशल रिव्यू है। और क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? ये हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन में। बट ये फीचर किस चीज़ का है? फेडरलिज्म का है। अब देखते हैं कैनेडियन मेथड। यहाँ पर क्या है? पावर्स जो है प्रोविंसेस की रिटर्न है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो रेजिडरी पावर होती है ना, किसको दी जाती है? फेडरल गवर्नमेंट को दी जाती है, मतलब सेंटर को दे दी जाती है। कैनेडियन मेथड में जो है सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, और प्रोविंसेस में प्रोविंसेस जो होते हैं थोड़े वीक होते हैं। इंडियन मेथड में क्या है? 3 तरीके की लिस्ट है, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, ठीक है। यहाँ पर तीनों लिस्ट के अंदर, जो कि 7 शेड्यूल में मेंशन है ना, वहाँ पर तीनों लिस्ट लिखी हुई हैं। उसके अंदर सबके अलग अलग काम लिखे हुए हैं, कौन किस चीज़ पे मतलब रूल बनाएगा। कॉन्करेंट पे दोनों बना लेंगे। इंडिया में ना थोड़ा सा यूनिटी टिल्ट है, इसीलिए भारत को क्वाज़ी फेडरल नेशन बोला जाता है। अब ये तो बताना देखकर कि किसने बोला था क्वाज़ी फेडरल नेशन भारत को। फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं? कौन कौन से फीचर्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो फेडरलिज्म को दर्शाते हैं? डिवीज़न ऑफ पावर भारत में है, हाँ है। सेंटर और स्टेट की अलग अलग पावर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हाँ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में, ये भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, है ना। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है भारत में, और जुडिशरी भी है यहाँ पर। फिर ऐसे फेडरल फीचर्स जो कि यूनिक है कहाँ पर? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप कल को बोल दोगे कि मैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप ले लूँ, या फिर बिहार की सिटीजनशिप ले लूँ। ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है, मतलब एक ही लॉ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों अपने फैसले सुनाते हैं एक ही लॉ को लेकर। जैसे आईपीसी, ये तीनों में चलता है ना। ऐसा नहीं है कोई ऊपर है कोई नीचे है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है इलेक्शन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एमरजेंसी प्रोविजन है। एमरजेंसी प्रोविजन क्या करता है? फेडरल फीचर्स जो होते हैं ना, उसको यूनिटरी में थोड़े टिल्ट कर देता है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, जैसे कैग, है ना। अब भारत में ना 2 तरीके के फेडरलिज्म देखा जाता है। एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये है कि सेंट्रल और स्टेट जो है ना शेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, जहाँ पर ये कोऑपरेट करते हैं एक साथ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। फॉर एग्जांपल जीएसटी काउंसिल हो गई, जोनल काउंसिल हो गई, और नीति आयोग हो गई। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या है कि जो रिलेशनशिप है ना किसके बीच? सेंट्रल और स्टेट के बीच, वो क्या है? वर्टिकल है, और बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और जो स्टेट्स होते हैं ना कम्पीट करते हैं किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। एग्जाम्पल स्टेट इंडाइसिस, कई तरीके के स्टेट इंडाइसिस हैं, जैसे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स, है ना। अमृत स्कीम है, इसे देख लेना थोड़ा ध्यान से। 15th, ये थोड़ा ज़्यादा मेन है। 15th फाइनेंस कमीशन के जो क्राइटेरिया हैं, जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जिसका जितना अच्छा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रहेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। फॉरेस्ट और इकोलॉजी जो अच्छा बढ़ाएगा उसको पैसा मिलता है।
है ना। फिर क्या है, सिग्निफिकेंस। अब भारत में सिग्निफिकेंस क्या है किस चीज़ का, फेडरलिज्म का। ये क्या करता है ना, ब्लेम गेम को कम करता है कि सबकी पावर्स डिमार्केट कर दी गई हैं कि आप इस चीज़, सेंटर इस चीज़ पे लॉ बनाएगा, स्टेट इस चीज़ पे लॉ बनाएगा, मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट दोनों अलग अलग लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा एक दूसरे को। फिर क्या है, डिमार्केट करता है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है। फिर है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन आर सिक्योर्ड। इससे फेडरलिज्म से ये होता है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना लोगों के, वो सिक्योर हो जाते हैं। अब लोग पूछेंगे कैसे, फेडरलिज्म से कैसे होते हैं सिक्योर। अब ये है कि आप फॉर जैसे कि अब किसी भी चीज़ पे लॉ बनाना है, ठीक है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्लियर है। तो अगर आपको अपना कोई हक मांगना है ना, तो आपको पता है कि किससे मांगना है। अगर पुलिस कोई काम नहीं कर रही तो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है ना। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर पब्लिक लिविंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कांट गवर्न देम, है ना। अलग अलग लेवल पर लोग हैं, गाँव के लेवल पर अलग तरीके के लोग बिहेव करते हैं, स्टेट लेवल पर अलग तरीके से, और सेंटर के अलग इशूज़ हैं जिस पे लोग अलग तरीके से चीज़ें चाहते हैं। चेंजेस इन रीसेंट टाइम। अब फेडरलिज्म में ऐसी कौन सी चेंजेस आई जो रीसेंट टाइम्स में हम देख सकते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, है ना, जीएसटी बनी, जीएसटी काउंसिल बनी उसके तहत, है ना। फिर है कोविड-19 हाईलाइटेड यूनिटरी टिल्ट। कोविड-19 में हमने क्या देखा कि सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर थी, भले उस समय इमरजेंसी नहीं लगी थी या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें क्या देख रहे थे हम कि सेंटर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें काम कर रही है। सेंटर ही सबको आदेश दे रही है, किसको, स्टेट्स को, कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ट्रेंड टुवर्ड्स कोलिशन गवर्नमेंट हमने देखा ही है, इस साल भी जो सरकार बनी है ना, वो कोलिशन गवर्नमेंट ही है। फिर मोर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ रीजनल पार्टीज एट सेंटर, गवर्नर हैज़ बिकम मोर एक्टिव। रीजनल पार्टीज जैसे आप देख ही रहे होगे, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलके मतलब सरकार बनाए हैं ना, तो रीजनल पार्टीज़ आ रही हैं आगे, कहाँ पर, सेंटर में रूल करने के लिए। इससे क्या है, फेडरलिज्म जो है अलग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। इशूज़ क्या क्या हैं जो चीज़ें खतरा देती हैं किसको, फेडरलिज्म को। ध्यान से सोचोगे क्या क्या चीज़ें खतरा देंगी। पहला है रीजनलिज्म, है ना, जैसे कि एजिटेशन फॉर गोरखालैंड और बोडोलैंड की लड़ाई हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, है ना। विदर्भा स्टेट की लड़ाई हो रही है महाराष्ट्र में। हरित प्रदेश चाहते हैं और पूर्वांचल चाहते हैं लोग, कहाँ पर, यूपी में, यूपी से हटकर। एब्सेंस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। अगर फिजिकल फेडरलिज्म नहीं है तो वो एक तरीके का इशू बन जाता है, किसके लिए, फेडरलिज्म के लिए। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट भारत में, है ना। इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल यूनिट। सेंट्रलाइज अमेंडमेंट पावर। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, कई तरीके की लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कई बार देखते हैं हम साउथ और नॉर्थ में थोड़ा सा देखने को मिलता है ना। फिर यहाँ पर है, ये चीज़ें पढ़ लेना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट। ये कुछ केस दे रखे हैं, ये पढ़ाऊँगा नहीं, खुद देख लेना ध्यान से, और इनमें से जोन सा अच्छा लगे कोई भी दो याद कर लेना और जाके अपने आंसर में कोट कर देना, ठीक है। आंसर पता ये बता चुका हूँ पहले भी, ऑथेंटिक लगता है इससे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करो, आंसर लिखो, ये सारे तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इतने से नोट से, है ना। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ रहे हो उसे बस अच्छे से कंसोलिडेट करो और जाओ बढ़िया मेंस फोड़ के आओ। बाय।